हेलो एवरीवन। हम इस लेक्चर में यूपीपीसीएस की जो पीवाईक्यूज है, यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये हमारा पॉलिटी का सेगमेंट है, जो कि हर एग्जाम के लिए आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आप किसी भी एग्जाम को देते हैं तो वहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इवन आप यूपीपीसीएस जो आपका होने वाला है 12 अक्टूबर को, अगर लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर लेते हैं, आप लास्ट टाइम में से 1 या 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं। ये संविधान में अनुच्छेद जो है आर्टिकल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपकी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या है? नए राज्यों का गठन कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है? तो नए राज्यों का गठन होता है आपका आर्टिकल 3। ठीक है, नागरिकता किसमें है? तो नागरिकता है आपका, नागरिकता है भाग, क्या है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का। अब ठीक है, मौलिक अधिकार किसमें है? तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस आर्टिकल में हुई है? तो ये हुई है आपका 323 ए में हुई है। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा, इससे कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है 231, यानी कि हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में किस विशेष जो उपबंध है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आपका 117 में। कौन से में किया गया है? तो 117 में किया गया है। देखिए, अब क्या है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 117 में, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। 119 में किया गया, संसद के वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया को बताया गया है 119 में। ठीक है, 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। तो देखिए, इसमें क्या है, जो आपका आर्टिकल 121 है, इसमें किसी भी यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या किसी के भी जो इनके न्यायाधीश होंगे उनके बारे में किसी भी तरीके के संसद में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। किसमें? 121 आर्टिकल में। 123 क्या है? तो ये हमारा अध्यादेश लागू करने का है। कौन है? तो 123, अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करते हैं। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका 312 में। इसमें किया गया है 312 में, अनुच्छेद 312 में किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक सेकेंड, अनुच्छेद 312 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बताना है हमें। अनुच्छेद 39 ए में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। तो ये क्या है हमारा? तो ये है नीति के तो ये किसमें है आपका? 39 में है, जिसमें कि क्या है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। नीति निर्देशक तत्वों में है 39 में। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो आपका पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, जो कि कहाँ है? अभी लागू है। तो गोवा में आपका ऑलरेडी था, लेकिन उत्तराखंड में अभी क्या है, रिसेंट में लागू किया गया है। ठीक है, आज़ादी से पहले से ही लागू था, कहाँ पे? गोवा में, लेकिन अभी आज़ादी के बाद पहला ऐसा स्टेट बन गया है। वो कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण दिया गया है। देखिए, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो दिया गया है अनुच्छेद 50 में दिया गया है, 48 में नहीं है। वो किस में है? तो 50, अनुच्छेद 50 में है। तो ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि आपका जो है, कृषि एवं जो पशुपालन के संगठन से संबंधित है। जो अनुच्छेद आपको 48 है वो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, लेकिन किस में है? और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक
अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है तो 50 के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ देख लीजिए, हाँ वही सेम है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल आपका है, आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है, तो आपका है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। क्या है, तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। तो अब पहला आपका किसके साथ चला जाएगा, तो पहला 3 के साथ चला जाएगा। अनुच्छेद 36 में देखिए, तो अनुच्छेद 36 में आएगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 में आपका आएगा मंत्री परिषद। किसमें आएगा, मंत्री परिषद। और 368 में आएगा संशोधन प्रक्रिया, यानी संविधान में कोई भी संशोधन करना होता है तो हम कौन सा अनुच्छेद 68 का उपयोग करते हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होते हैं बार बार। अनुच्छेद 14 में क्या है हमारा, तो ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में हमारा है नीति निर्देशक तत्व। 74 में हमारा है संशोधन मंत्री परिषद। और 368 में आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आपको पता है कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, जिसमें कि 50 में आपका पृथक दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कौन सा है, तो देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो विधानतः नए राज्यों को शामिल किया जाता है। तो नए राज्यों को किसमें शामिल किया जाता है, तो नए राज्यों को शामिल किया जाता है अनुच्छेद आपका 2 में। ठीक है, समानता का अधिकार आपको पता है किसमें है, तो ये है अनुच्छेद 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तो किसमें है, तो ये 22 में है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किसमें है, तो ये है आपका 111 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी अनुसूची को हमारा एक अनुसूची को 2 से मिलाना है। संविधान का अनुच्छेद दे रखा है और अंत वस्तु जो इसके अंदर है वो 54 में क्या दिया गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। 54 में आपका दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 किससे संबंधित है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि एक को मिलाना है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो इसका क्या है, इससे नियुक्ति से संबंधित है। 54 किससे है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है 54 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, और आपका हो जाता है लास्ट 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 54 में क्या बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के निर्वाचन के बारे में, नियुक्ति के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का क्या नियुक्ति दी गई है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, 1 2 3 सभी एक साथ मिले हुए हैं, 1 2 3। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको अनुच्छेद 1 को अनुच्छेद 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अनुच्छेद 1 और प्रावधान। तो 61 में क्या दिया गया है, 61 में आपका दिया गया है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। 61 में क्या है, राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जाता है। अनुच्छेद 60, एक सेकेंड, ठीक है, तो अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया दी गई है। अभी आपको पता है जब हमारे जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने क्या दिया है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जो थे हमारे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पे कृष्ण रामास्वामी, कुछ इनका नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नाम है, जो आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है इस बार कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। 94 किससे संबंधित है, तो स्पीकर को हटाने से। स्पीकर कहाँ है, यहाँ। ठीक है, और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उप सभापति को हटाने थी, कि यहाँ पे ना सारे हटाने की बात है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 में हमारा क्या दे रखा है,
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाता है। 67 में आपका हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। 94 में अब किसको हटाया जाता है, तो 94 में स्पीकर को हटाया जाता है, और अनुच्छेद 90 में राज्य सभा के उपसभापति को हटाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या दिया है, इस्तीफा दिया है। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 323 क्या है, 323 ये दे रखा है। इसमें क्या है, प्रशासनिक अधिकरण, इसमें क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। तो ये है आपका अनुच्छेद 324। इसमें दिया जाता है हमारा चुनाव से संबंधित, यानी कि तो निर्वाचन कहाँ है, हाँ ये रहा निर्वाचन आपका चुनाव से। अनुच्छेद 330 में क्या दिया जाता है, तो लोकसभा में दिया जाता है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण दिया जाता है। 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए एक साथ ना ये ऑप्शन आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं उधर समझाती हूँ आपको ऊपर। ठीक है, अनुच्छेद क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संवैधानिक संशोधन, तो संवैधानिक संशोधन किसमें होते हैं, तो आपको पता है कि जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो 368 के द्वारा किया जाता है। वित्तीय आयोग कौन सा है, तो 280 में आपका वित्तीय आयोग है। और वित्तीय आपात अभी भी हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी हुई है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगी है। और आपको पता है क्या, ये क्या कहते हैं, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं किसमें है, तो 312 में, याद रखिएगा। संवैधानिक संशोधन किसमें है, 368, वित्तीय आयोग 280, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये सूची 1 को एक तरफ संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं। तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन सा होता है, तो ये होता है 148 में। वित्तीय आयोग किसमें होता है, तो ये होता है 280। प्रशासनिक अधिकरण किसमें होता है, 323 ए में। एंड संघ लोक सेवा आयोग किसमें होता है, 315 में। देखिए अखिल भारतीय जो अखिल भारतीय जो है वो किसमें है, तो ये आर्टिकल आपका 312 में है, लेकिन संघ लोक की बात होती है तो वो 315 में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा नेक्स्ट। देखिए जो गलत है वो हमें बताना है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें हमें गलत जो है वो बताना है। अंतरराज्य परिषद क्या है, तो ये किसमें है, तो अंतरराज्य परिषद की बात किसमें होती है, तो 363 में बात होती है। वित्त आयोग आपको पता है 280 में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसमें है, तो 323 ए में, ये भी ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की बात होती है 315 में, तो ये भी ठीक है। देखिए तीनों का तीनों ठीक है, लेकिन जो आयोग ने 2020 में इसका जो आंसर माना था वो सी माना था, लेकिन सी इन्होंने क्या है गलत माना है, क्योंकि ये तो आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 में ही आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 1 को 2 से मिलाना है। तो अनुच्छेद 324 किस में आता है, 324 आता है आपका निर्वाचन आयोग में। अनुच्छेद 315 आता है आपका लोक सेवा में आता है। अनुच्छेद 280 वित्त में आता है, और आता है 338 आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, ये आप देख लीजिएगा। इतना साथ के साथ आप 2023 में आया था रिसेंट में। ठीक है, लर्न करते जाइए इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है हमें सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 में, एक सेकेंड, अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समानता। देखिए अनुच्छेद आपका 17 है, उसमें न्याय के समक्ष समानता नहीं है, बल्कि किसमें अस्पृश्यता की बात है, अनटचेबिलिटी की बात होती है। किसमें, तो
स्पृश्यता की बात होती है इसके अंदर, किसमें, आर्टिकल 17 में, ठीक है। 78 में अब किसकी बात हो रही है, तो 78 में इन्होंने दे रखा है संसद का गठन होता है, नहीं 78 में संसद का गठन नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए एक मंत्री, प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं, ठीक है। तो 78 में क्या होता है, राष्ट्रपति जो आपका है, राष्ट्रपति क्या होते हैं, तो एक मिनट, राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जानकारी देने के लिए जो प्रधानमंत्री, उनका कर्तव्य होता है कि वो किसी भी प्रकार की जानकारी राष्ट्रपति को दें, तो ये गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 192 में संसद के बारे में नहीं बोला गया है, बल्कि किसके बारे में बोला है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहत्ता के बारे में बोला गया है, उनकी किस तरीके से, उनकी क्या। अनुच्छेद आपका ये है आपातकालीन, तो क्या है, ये है आपका राज्य में आपातकालीन लगता है, आपात स्थिति के कारण होता है, ठीक है। तो ये कहाँ लगता है, ये होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, अभी तक 3 बार लगी है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, 352। और जो हमारे राज्यों में आपातकाल लगता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है 356, ठीक है। और वित्त कौन सा होता है, तो 360, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय इमरजेंसी अभी तक हमें एक बार भी हमारे देश में नहीं लगी, अगर इसमें लगती है तो सबकी सैलरी कट हो सकती है, ठीक है। अब आता है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो किसमें किया गया है, ये किया गया है 241 में किया गया है। देख लीजिए, ये बाकी सारे में भी कुछ ना कुछ किया गया है, तो ये आर्टिकल भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है, 240 में आपका कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। 241 में आपका दिया गया संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 242 में आपका निश्चित की बात की गई है, तो ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा सकता है। आर्टिकल आपका अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें कि हमारा क्या बताना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 76 में क्या होता है, तो अनुच्छेद 76 में हमारे किसका, महान्यायवादी की बात होती है, किसमें, तो महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है, बेसिकली महान्यायवादी। 148 में हमारी महालेखा परीक्षक की बात होती है, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात होती है, ठीक है। और 75 में क्या बोला जाता है, तो एक केंद्र मंत्री की नियुक्ति होती है, किसमें होती है, तो ये होता है आपका केंद्र 75 में आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 131 में हमारे क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर हमारा प्रावधान दिया गया है और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या दे रखी है, तो देख लेते हैं। आपका विधि के सम्मुख सम्मान, तो विधि के सम्मुख सभी क्या है, समानता किसमें आती है, तो ये 14 में आती है। कार्य करने का अधिकार किसमें दिया गया है, तो कार्य करने का अधिकार जो है हमारा, वह हमारा किसमें, 41 का ये रहा, ठीक है। कार्य करने का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, मतलब कि सही दशा होनी चाहिए काम करने के लिए, तो ये किसमें कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 42 की बात होती है। बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा किसमें है, तो ये आर्टिकल 45 की बात होती है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, तो जो संशोधन हुआ था इसके अंदर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, यानी कि शिशु पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के जो से कम आयु के बच्चे होते हैं, इसमें इनकी क्या है, शिक्षा अनिवार्य है। आंगनवाड़ी जो खोला गया है इसी के थ्रू खोला गया है, तो आपका ध्यान रखिएगा। कब किया गया था, तो ये किया गया था 2002 में किया गया था। और किसमें बदलाव किया गया था, 2002 में बदलाव किया गया था। और किसमें, अनुच्छेद 21 का में बदलाव किया गया था, ठीक है। कौन सा संशोधन था, तो ये था आपका 86वां संशोधन। देखिए, जो कर्तव्य बनाया गया, 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो शिक्षा, उनका कर्तव्य बनाया गया, माँ बाप का कर्तव्य बनाया गया है, किसमें बनाया गया है, तो 2002 में आपका कौन सा अमेंडमेंट था, तो 86वां अमेंडमेंट था। और अनुच्छेद कौन सा था, तो अनुच्छेद था आपका 21, ठीक है, जिसके शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुसूचियों से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार हमारे अनुसूचियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। पहले देखिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य
राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ऐसा करने वाला कौन से है? तो पहली अनुसूची में, जिसमें उनका राज्यों का नाम होता है और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा होता है। किसमें? अनुसूची 1 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। पहला जो है आपका, पहला अनुसूची में राज्य संघ राज्य क्षेत्र के नाम है उनके राज्य क्षेत्र विस्तार के बारे में दिया जाता है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारी के वेतन के बारे में बताया जाता है। तीसरे अनुसूची में हमारा बोला जाता है शपथ, और चौथी में बोला जाता है कि राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की जाती है। तो देख लीजिए दोबारा एक बार, क्या है, पहले में आप बोला जाता है राज्य और संघ क्षेत्रों के नाम एवं उनके क्षेत्र के विस्तार के बारे में बात की जाती है। दूसरे में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में, पहले में क्षेत्र की बात होती है, दूसरा में वेतन की बात होती है, फिर तीसरे में क्या है, शपथ लेने की बात होती है, और चौथे में राज्यसभा की सीटों के बारे में बात होती है। ध्यान रखिएगा, पहले में क्षेत्र, दूसरे में आपका वेतन, तीसरे में शपथ, और लास्ट में आपका राज्य की सभा में स्थानों का आवंटन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची को देखिए, इसमें क्या किया जाता है, अगर हम संघ के एक नए राज्य का सृजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली अनुसूची में आपका बदलाव कर देते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित है राज्यसभा में सीटों को लेकर के। कौन सी? चौथी। देखिए इसमें हमारा भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ जो है किस किस को शपथ दिलाई जाती है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। देखिए, संघ मंत्री के लिए पद की शपथ, संघ मंत्री का, ये बिल्कुल ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ, देखिए भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ इसमें अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि किसमें है, तो आर्टिकल 60 में है वो। ठीक है, आर्टिकल 60 में है, तो ये आपका 3 हट जाएगा। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी इसमें शामिल है, तो इसको 3 हटा देते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, तो 3 नहीं होगा, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें, ऑप्शन आपका सी। ठीक है। और तो इसमें देखिए अनुसूची 3 में कितने कौन कौन लेता है शपथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। संघ के मंत्री लेते हैं, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी लेते हैं, संसद के सदस्य भी इसमें शपथ लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शपथ लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी लेते हैं, किसी राज्य के मंत्री जो होते हैं ये भी लेते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन भी लेते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य भी इसमें लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें शपथ लेते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय के नहीं होते हैं, लेकिन उच्च के लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से अनुसूची और विषय दे रखा है, तो देख लेते हैं। पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तृतीय अनुसूची में क्या है, तो तृतीय अनुसूची में आपको भी पता है शपथ की बात की जाती है। किसमें? तृतीय अनुसूची में हमारा किसकी बात की जाती है, तो ये बात की जाती है शपथ की। देख लेते हैं। तो शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात की जाती है। चतुर्थ अनुसूची में हमारी किसकी बात की जाती है, तो इसमें हमारा राज्यसभा में जो होता है वो सीटों का आवंटन होता है। 7वीं अनुसूची में हमारा भाषा से संबंधित बात होती है, और 8वीं में हमारी होती है, 8वीं में हमारी किससे होती है, 1 मिनट, 8वीं में हमारी भाषा से होती है, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, 8वीं में क्या होता है, 1 सेकेंड, 8वीं में हमारी भाषा से होती है। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। हाँ, तृतीय अनुसूची में आपका क्या हो, शपथ और प्रतिज्ञान की बात होती है। चतुर्थ में आपका, चौथे में होती है राज्यसभा की सीटों के बारे में बात होती है। 7वीं में आपकी बात होती है संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली नीति जो होती है, जिसमें कि आपके 3 लिस्ट होती हैं, यानी कि राज्य और संघ सूची, राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो ये किसमें होता है, आपका 7वें में होता है, और ये 8वें में क्या होता है, तो हमारी भाषा की बात होती है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे मैचिंग होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, और इसमें देख लेते हैं संविधान की अनुसूची और विषय दे रखा है। चतुर्थ में क्या है, राज्य की सीटें। ठीक है, नवम में क्या है, तो नवम में भूमि सुधार जो हुआ था आपका, उस 1951 में जो भूमि सुधार किया गया था, उसमें उसे किसमें शामिल किया गया था, तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। छठी में क्या है, देखिए छठी में जो बात है आपकी,
आठवीं में क्या है, भाषा से है, और छठी में आपका जनजातीय क्षेत्र से बात है। जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो जनजातीय क्षेत्र की बात है तो इसमें 4 क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, तो ये देखिए इसमें एक ट्रिक है एटीएम। एटीएम को 2 बार लिख दीजिए, 1 सेकंड दोबारा से लिख देते हैं इसे। इसमें ट्रिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छठी अनुसूची जो है इसमें क्या है, तो एटीएम 2 यानी एटीएम में मनी नहीं है, बस ऐसे आप ट्रिक है तो याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा है। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि हम कंफ्यूज होते ही होते हैं, अगर हमें बहुत अच्छे से कोई चीज़ आती है स्टिल हमें हमारा माइंड उस टाइम कंफ्यूज कर रहा होता है, तो कई बार हमें वहाँ क्लिक करने के लिए ऐसे ट्रिक चाहिए होते हैं छोटे छोटे से। एटीएम में मनी नहीं है, तो इसमें 4 स्टेट आते हैं, तो देखिए कौन कौन से आते हैं, तो एटीएम हमारा क्या होता है, एटीएम, तो इसमें हमारा तो असम, टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय, पर मनी नहीं है यानी कि मणिपुर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। असम, त्रिपुरा और मेघालय और क्या है, मिजोरम, मनी नहीं है यानी कि मणिपुर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है, हमारे भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किया गया है, तो कौन से में किया गया है, देखिए किस में किया गया है, 3 विधायी सूचियों का किया गया है, तो ये हमारा 7 में किया गया है। आपको पता है कौन कौन सी लिस्ट है इसमें, तो हमारी बनती है संघ सूची, कौन सी बनती है, संघ सूची, राज्य सूची और होती है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची आपकी बनती है। संघ सूची में क्या होता है, जो केंद्र आपका, केंद्र जिसपे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे कि केंद्र का नियंत्रण होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नीति निर्देश कौन बनाता है, जो नीति बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों मिलकर बनाते हैं। जैसे केंद्र सरकार में जनगणना, जनगणना किसका विषय है, तो जनगणना है आपका, जनगणना किसका विषय है, तो ये है केंद्र सरकार का, ठीक है, जनगणना केंद्र सरकार का है, लेकिन जनसंख्या किसका है, राज्य सरकार का, ये ध्यान रखिएगा। जनसंख्या आई थिंक ठीक है। और ऐसे आपका राज्य सरकार का आपको पता है कि जो राज्यों में टैक्स वसूला जाता है वो कौन वसूलता है, तो राज्य करता है। समवर्ती सूची में एजुकेशन, एजुकेशन किस में है, तो आपका शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची में है, तो ये किस में आता है, ठीक है, 4 में। 8 में क्या है, भाषाएं हैं भाई, क्या है, भाषाएं की बात हो रही है। और छठे में अभी हमने बताया कौन सा, एटीएम, कई बार ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है, बेसिकली। अब देख लीजिए थोड़ा सा इसका जो स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं कि राज्य संघ सूची में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कौन सा 7वीं सूची का विषय है। देखिए संघ सूची में कितने थे, तो विषय आपके जब ये बना था संघ सूची में तो कितने विषय थे, कुल विषय जो थे वो थे 97। संघ सूची में कितने विषय थे, कई बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। संघ सूची में 97 विषय थे। जो राज्य सूची है उसमें आपका जो स्टार्टिंग में कितने थे, तो अब उस 67 थे, 66 थे, कितने थे, 66 है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 15 कुल 59 है। पहले सबसे पहले जब बना था तो 66 थे, यानी कि संघ सूची में 97 थे, और अभी कितने हैं, 98 हैं। और राज्य सूची में 66 थे, अभी 59 है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची की कुल जो विषय है कितने हैं, 47 है, कितने हैं, 47 है, और स्टार्टिंग में कितने थे, तो 52, ध्यान रखिएगा। सूची अनुसूची को 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो मिला देते हैं। क्या है देखिए, पहला दे रखा है हमारा भाषा, भाषा किसमें दी जाती है, तो 8 अनुसूची में दी जाती है। कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं हमारी। स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 थी, बाकी बाद में और जोड़ी गई। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो जो हमारी लिस्ट है वो दे रखी है, तो किसमें है, हाँ, तो ये हो जाता है आपका, 1 सेकेंड, ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका। 9वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, तो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का, देखिए कुछ ऐसे अधिनियम थे जिसको आप दोबारा से उसमें संशोधन नहीं कर सकते थे, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का दे रखा है, यानी कि 1952, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमारा जो गलत है वो बताना है, संविधान की अनुसूची और विषय के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ, ये बिल्कुल ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन है, 1950
2 ये भी ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में राज्य के स्थान नहीं है, जबकि क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि 9वीं अनुसूची में हमारा विशेष आपके जो है ये रहे आ गया। हाँ, तो कुछ अधिनियम का जो आपका विधि मान्यकरण किया गया था वो आपका 10वीं में 9वीं में था। ठीक है। चौथी में आपको पता है राज्य में स्थानों का आवंटन दिया गया है। दूसरी में आपको पता है दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित संबंधित दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका विषय। विषय कौन सा कहाँ दिया गया, सही सुमेलित नहीं है वो बताना है हमें। देखिए वन किसका है, तो समवर्ती सूची का है। देखिए वन आपका समवर्ती सूची का विषय बिल्कुल ठीक है। शेयर बाजार किसका है, तो शेयर बाजार आपका समवर्ती सूची का नहीं है। आप सोचिए कि अगर शेयर बाजार अगर पूरे इंडिया में शेयर बाजार होता है, ठीक है, ये अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट को अगर दिया जाएगा या फिर अगर राज्य और आपका केंद्र दोनों ही इस पर निर्णय ले पाएंगे तो मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है, जो बड़े मुद्दे होते हैं वो उसमें कौन लेता है, तो वो केंद्र का होता है, यानी कि संघ सूची का। तो ये गलत हो गया। डाकघर बचत किसके लिए है, तो संघ सूची का है। डाकघर बचत जो है वो भी संघ सूची का। जन स्वास्थ्य किसका है, राज्य का विषय है। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, ये देखिए हुआ है ये। वन आपका समवर्ती सूची का बिल्कुल ठीक है। शेयर बाजार किसका है, तो ये आपका संघ सूची का है। ठीक है। और डाक बचत किसका है, तो ये भी संघ सूची का। जन स्वास्थ्य किसका है, राज्य सरकार का है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक, क्वेश्चन नंबर 9। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, तो किसमें है, तो ये है समवर्ती सूची में। किसमें है, समवर्ती। आर्थिक नियोजन किसमें है, आर्थिक नियोजन है आपका समवर्ती सूची में है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में है, तो देखिए पुलिस जो है आपको पता है किसमें है। उसके बाद आपराधिक मामले किसमें है, ये हमें बताना है समवर्ती सूची में। जो आपराधिक मामले होते हैं ये होता है आपका किसमें, तो समवर्ती सूची में होता है। देखिए पुलिस जो होती है, पुलिस व्यवस्था किसके अंदर आती है, तो ये राज्य व्यवस्था के अंदर आती है। किसमें आती है, राज्य के अंदर आती है। रेडियो और टेलीविजन किसके में आते हैं, तो ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, रेडियो और संघ सूची का विषय है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का। और विदेश मामला ऑब्वियस बात है, किसी राज्य को तो देंगे नहीं, तो ये किसके पास है, तो संघ सूची का मामला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही गलत सुमेलित हमें बताना है। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये बिल्कुल सही है, राज्य सूची का विषय है। जनगणना किसका है, संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसका है, द्वितीय अनुसूची से नहीं है बल्कि किससे है, तो ये फोर्थ है ना, फोर्थ अनुसूची। दल बदल किसमें है, तो 10वीं है, तो आपका सी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए यूपीपीसीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। स्वास्थ्य जो है वो किसमें है, तो स्वास्थ्य है आपका समवर्ती सूची का, राज्य सूची का विषय है। जनगणना जो है आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, और राज्यसभा में सीटें आपका चौथी अनुसूची में है। दल बदल 10वीं अनुसूची की बात हो रखी है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो कब किया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन से हमारी जो 5 आपके ऐसे जो विषय थे किसमें, जिसको राज्य सूची से किसमें डाला गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा, शिक्षा, 42वां संविधान संशोधन। तो ऐसे कौन सा था और कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ था 1976 में हुआ था। आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। केंद्र सूची क्या है, तो केंद्र सूची का विषय कौन सा, जनगणना। केंद्र सूची का विषय कौन सा है, तो जनगणना केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय कौन सा है, राज्य सूची का अंतरिक्ष, एक से के लिए तो नहीं हो सकता ना, पुलिस आपका राज्य का है ना, तो ये है पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। पुलिस किसका है, ठीक है, तो राज्य किसका है, तो पुलिस और सार्वजनिक है, सार्वजनिक व्यवस्था है। समवर्ती सूची किसका है, तो समवर्ती सूची है आपका जनसंख्या। देखिए अभी मैंने पीछे बोला था तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी मैं। जनसंख्या किसका विषय है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो फैमिली प्लानिंग है किसका है, तो समवर्ती सूची का। ध्यान रखिएगा, जनगणना संघ सूची का है, लेकिन जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका किसका है, समवर्ती सूची का हिस्सा है। अवशिष्ट शक्ति किसके पास जाती हैं, तो अवशिष्ट विषय जो है आपका, जैसे कि केंद्र के पास जितने भी अवशिष्ट होते हैं वो किसके पास होते हैं, केंद्र के पास। अंतरिक्ष भी आपका केंद्र के पास है।
ठीक है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ की सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका नहीं किया गया है? तो ये हमारा गैस का कोई बात नहीं है, बैंकिंग का बात है, जनगणना की बात है, बीमा की बात है, पर गैस की कोई बात नहीं की गई। बैंकिंग, जनगणना और बीमा ये तीनों किसमें आते हैं? तो सेंट्रल लिस्ट का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है एक बार देख लेते हैं इधर। ये है आपका रेलवे का उल्लेख किया गया है। किसका? रेलवे पुलिस का उल्लेख किया गया है। रेलवे जो है आपका किसका? रेलवे पुलिस जो होती है वो किसका होती है? तो ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। और ये शिक्षा किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है। और वन किसका है? तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है। और वन और ये जो है आपका एक सेकेंड, शिक्षा, विद्युत और वन ये तीनों क्या है? समवर्ती सूची का है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये तो आपका रेलवे पुलिस किसका है? राज्य सूची का विषय है। ये तीनों जो है ये किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। रेलवे पुलिस आपका किसका है? तो रेलवे पुलिस किसका है? राज्य सूची का विषय है। ऑब्वियस अभी हमने पढ़ा। और इसमें देख लेते हैं दंड समवर्ती सूची तीन संबंधित है। तो किससे है? तो भाई कारागार, ये है आपका दंड प्रक्रिया से। किससे है? तो ये है आपका दंड प्रक्रिया से। विवाह, विच्छेद और गोद लेना, ये देख लेते हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? देखते हैं एक सेकंड। देखिए ये सारे किस में आते हैं? तो ये समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। सीधी सी बात है। विवाह विच्छेद और आपका गोद लेना ये अनुसूची तीसरे यानी सूची 3 यानी समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान? 6ठी अनुसूची की बात हो रही है। अभी मैंने एक बताया था, तो कौन सा है? मैंने ATM बताया था आपका। ATM मनी नहीं है, यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची से कौन से है? असम तो बात ही नहीं है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बी। ठीक है। और 5वीं में क्या है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। 6ठी अनुसूची की बात हो रही है। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये होते हैं आपका त्रिपुरा में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या किया जाता है? तो 9वीं अनुसूची का किया गया था। 1951 में इसको बनाया गया था। इसमें जो भी मुद्दे डाल दिए गए थे उसको दोबारा से उसका संशोधन नहीं किया जा सकता था, या उसको एकदम पैक करके उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। ठीक है, ये क्यों किया गया था? तो कि उस टाइम पे क्या होना, कई बार जो जमीनों को बंटवारा हुआ था, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और किसी का बिल्कुल भी नहीं थी, तो सबको बराबर बांटने के लिए किया गया था। कोहेल्वे केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो किससे है? तो ये 9वीं अनुसूची से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो ये रखा गया 10वीं अनुसूची में, 1952 में। 90 कब हुआ था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था आपका 52 था। और कौन सा ईयर में हुआ था? 1985 में हुआ था। ध्यान रखिएगा कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 52वां संविधान संशोधन था। और कौन से ईयर में? 1985 में हुआ था। ठीक है। और जो 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया था। और इसके क्या उद्देश्य? दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। इसको निरस्त कर दिया गया था। वैसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल प्रतिरोध विधेयन से है। ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची किससे है? तो पंचायती राज से। कब हुआ था? तो ये बना था आपका 1973 का एक्ट, सॉरी, तो ये कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन। कौन सा? 1992
में जोड़ी गई थी। कितने विषय थे इसमें? तो इसमें थे 29 विषय। कितने थे? तो इसमें टोटल थे आपके 29 विषय, 29 विषय जोड़े गए थे। और आपका यही नगर पालिका में कितने विषय जोड़े गए थे? तो वहाँ पे 17 विषय जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा। और ये विषय कौन कौन से थे? वैसे तो बहुत सारे थे, याद रखा तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से थे। तो मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण इत्यादि इसमें शामिल थे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो कितने थे? तो ये थे आपके 29। और कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 90 अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। और लागू कब किया गया था? तो 1993 में। एक बार यही किसी एग्जाम में यूपीपीसीएस में ही पूछा गया है, कंफ्यूज हो गए थे बच्चे। देखिए, तो ये है उद्देश्य का, जो आपका नया टॉपिक है उद्देश्य का। 5 स्टार मार्क कर लीजिए इसे, क्योंकि आप किसी भी पीसीएस को देंगे यहाँ से एक क्वेश्चन आना कंपल्सरी है। ठीक है, तो इससे आए जो PYQs हैं उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा सही है। तो पहला है इसमें, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को अंतर्गतत्व उद्देश्य का बना लिया गया था। तो हाँ, पंडित जो नेहरू थे उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया था, बाद में से क्या बनाया गया था? प्रेमबल में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला ठीक हो जाता है। सेकंड आपका है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं होती है, जस्टिशिएबल नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो देखिए, संशोधन इसका किया जा सकता है, तो इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। अब कब किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन। कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन था आपका, जिसमें कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें अब इसके माध्यम से 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, कौन सा? समाजवादी। सेकंड था हमारा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और थर्ड था आपका अखंडता। ठीक है, तो क्या था? थर्ड था आपका अखंडता। तो ये 3 आपके जो नए शब्द थे इसमें जोड़े गए थे। कौन सा? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, कब जोड़े गए थे? तो 1976 में जोड़े गए थे। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा फॉल्स। ठीक है, अब देखिए, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, संविधान में और जो प्रावधान है इसको रद्द नहीं किया जा सकता। किसके माध्यम से? तो उद्देश्य के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा 3 हमारा गलत था। तो ये तो हमारा जिसमें 3 प्रेजेंट है वो गलत हो जाता है। 3 इसमें भी गया, ये भी गया हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्थ भी ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो उद्देश्य को आपको प्रस्तुत किया गया था, वो प्रस्तुत जो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, कब प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। कहाँ? संविधान सभा में। और उसको स्वीकार कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्लीज ध्यान से। तो कब स्वीकार किया गया था? तो आपका 22 जनवरी 1947 को आपका क्या स्वीकार किया गया था? उद्देश्य को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, बाकी मैंने ये कर दिया है। देखिए, सेकंड है, इसमें क्या है मेन पॉइंट जो हो जाता है आपका, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है कि न्यायालय यानी कि न्यायालय में इसको लागू नहीं करवाया जा सकता। किसी भी कोर्ट में अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक क्या है? एक मिनट, वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो देखिए, आप जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारे संविधान की क्या थी स्थिति, तो उसका हमारे स्टेटस बताना है। इन सब में से देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये तो आपका था ही, है ना? तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन हमें 4 में से एक को देखना है। फिर बताने हैं संपूर्ण प्रभु संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। देखिए, तो ये तो हमारा धर्मनिरपेक्ष आपको पता है कि ये कब जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आपका 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें। तो ये तो कट गया। ठीक है, उस टाइम तो नहीं था ये, है ना? तो आपका सेकंड तो नहीं होगा। बाकी और देख लेते हैं ऑप्शन। एक सेकंड,
थर्ड देखिए, थर्ड में आप देखते हैं कि संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ समाजवादी और यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष भी लिखा है, जो कि आपका कब जुड़ा था, 1976 के संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका ये यूपीएससी में भी पूछा गया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर, है ना। तो कौन सा क्या था स्टेटस, संपूर्ण प्रभु संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कब जोड़े गए थे ये वर्ड, तो ये तीनों आपका 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो कौन से नहीं थे, तो ये आप 26 नवंबर 1949 को समाजवादी आपको पता है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये कब जोड़े गए थे, तो ये 1976 में जोड़े गए थे। कौन सा संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये हो जाएगा 1 2 3, है ना, हाँ 1 2 3, 4 तो आपका पहले से ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो कौन करता है ये संविधान की प्रस्तावना, कौन, तो प्रियम्बल जो है वो क्या बोलता है, तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, याद रखिएगा। कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन। एक बार ये कई बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता तीनों जोड़े गए थे हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी कब जोड़े गए थे, बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, 2017 में भी आया था, फिर यूपीपीसीएल लोअर स्पेशल सब में आया हुआ है। तो ये कब जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन, आई थिंक अभी 2024 में भी आया था ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित था, तो कौन सा शब्द था, अखंडता, कौन सा था, तो अखंडता था, धर्मनिरपेक्ष भी आ गया था, और ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो कौन से शब्द जोड़े गए थे, देखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और कौन सा था, तो ये दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है, अखंडता इसमें है नहीं, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा, तो भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, तो क्या सुनिश्चित करना है, तो ये सुनिश्चित करना है आपका, देख लेते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, आपको पता है, ठीक है, ये भी सामाजिक और आर्थिक न्याय इसमें दे रखा है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी ठीक है, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों ही इसमें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये संविधान में दे रखा है, ठीक है, नागरिकों के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सारे, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, तो 1 2 3 4 यानी कि सभी चारों, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अमुक प्रस्ताव, यानी कि अमुक को क्या बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए सभी नागरिकों के लिए एक क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के न्याय हैं, ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार के न्याय हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के, कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और इसके बाद आपका है तो विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो स्वतंत्रता है, आप देख लीजिए, देखिए न्याय कितने प्रकार का है, न्याय है आपका 3 प्रकार का, ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता, तो कौन सी स्वतंत्रता है, देखिए विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने देखा अभी न्याय कितने प्रकार का है, न्याय हमारा 3 प्रकार का है, एक सेकेंड, ठीक है। अब स्वतंत्रता की बात है, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, ये है हमारी 5 प्रकार की, कौन कौन सी है, ये आपने देख लिया अभी, कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रतिष्ठा कितने प्रकार की है, तो आपकी प्रतिष्ठा आपकी 2 प्रकार की है, किसकी, तो आपका प्रतिष्ठा और अवसर की समानता क्या है, तो ये है आपकी
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करना यानी कि डिग्निटी होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, देखिए आ गया, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। देखिए अब बताना है कि इसका क्रम, तो कई बार ये क्रम पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार का, देखिए अभी मैंने क्या बताया था, न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो 3 देख लीजिए किसमें, एक ही ऑप्शन में है इसमें ही, बाकी सब में तो है नहीं, है ना, तो ये तो यहीं से क्रम में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। और क्या है, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो वो है आपकी 5 प्रकार की। अभी मैंने 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता बताई थी, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास एंड धर्म, और कौन सी थी, उपासना, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा हो गया, समानता, समानता कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की। कौन सी समानता थी, तो समानता हमारी 2 थी, कौन थी, प्रतिष्ठा यानी स्टेटस एंड अवसर, हमें क्या मिलना चाहिए, तो प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। मेरे पास पेन नहीं है तो प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है भ्रातृत्व, क्या था, तो हमारा डिग्निटी, आपको पता है कि हमारा गरिमामय जीवन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, और सॉरी कितने प्रकार का आपका न्याय, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। और स्वतंत्रता कौन सी, 5 प्रकार की, कौन सी हमारी है, तो ये हमारे विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। समानता कौन सी है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और लास्ट में आपका क्या है, तो भ्रातृत्व क्या है, तो आपका डिग्निटी, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का, तो ध्यान रखिएगा, मतलब जिसके बंधुत्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो अभी हमने कितनी बार पढ़ लिया, ये 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से हैं आपने पढ़ लिया, ठीक। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो कौन सा न्याय है भाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ही। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, देख लेते हैं। देखिए पहला क्या ऑप्शन है, भारत के अनेक धर्म हैं, देखिए वो तो है, लेकिन इसका हमें सटीक आंसर बताना है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, वो तो है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी सही बात है, पर हमें सटीक आंसर देना। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि जो भारत राज्य है उसका खुद का कोई धर्म नहीं होगा, उसकी नजरों में सारे धर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 2005 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो प्रस्तावना में जो नहीं लिखा गया है, देख लेते हैं कौन सा नहीं लिखा गया है। तो ये आपका है, देखिए संप्रभुत्व लिखा गया है, लोकतंत्रात्मक लिखा गया है, तो कौन सा नहीं है, और 2 ऑप्शन बचे हैं। पंथ निरपेक्ष आपको पता है 1976 में जोड़ा गया था, तो ये भी लिखा गया है, 2021 में ही आया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संघीय। संघीय का कोई उल्लेख नहीं है हमारी प्रस्तावना में, ठीक है। फेडरल का कोई भी उल्लेख नहीं है। ये किसमें है, ये है अभी संविधान के अनुच्छेद 1 में बोला गया है, लेकिन इसमें संविधान में प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो किस स्वतंत्रता का नहीं है। देखिए 3 तरीके की स्वतंत्रता हमने अभी इतनी बार रिपीट कर लिया। विचार कितने 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। विचार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है, पर आर्थिक स्वतंत्रता की कोई बात नहीं है। क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता की कोई बात नहीं है। आर्थिक क्या है, तो आर्थिक न्याय की बात है, स्वतंत्रता का नहीं, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो क्या नहीं है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की नहीं।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है आपका उद्देशिका। कितनी बार पूछा गया है, देख रहे हो आप? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। संविधान की आत्मा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका उद्देशिका। ठीक है, नेक्स्ट है एक सेकेंड, देखिए तो संविधान की आत्मा का थोड़ा सा उल्लेख पढ़ लेते हैं। देखिए इसे किसने कहा था? तो संविधान की आत्मा है, तो ये कहा था आपका जो के एम मुंशी जी ने कहा था कि संविधान क्या है, उद्देशिका क्या है? उद्देशिका संविधान की आत्मा है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेम अगर आपने देखा था सुभाष कश्यप जो थे, उन्होंने क्या कहा था? शरीर यानी संविधान शरीर है तो प्रस्ताव क्या है? उसकी आत्मा है। तो बेसिकली किसने कहा था संविधान की आत्मा है उद्देशिका? तो ये कहा था के एम मुंशी ने। और जो आपको सुभाष कश्यप थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अगर संविधान शरीर है तो उसकी आत्मा क्या है? प्रस्तावना। ठीक, लेकिन जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने क्या कहा था? तो जो अंबेडकर जी थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो हमारा आर्टिकल 32 है, क्या है? आर्टिकल 32 है, यानी कि हमारा कौन सा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, संविधानिक उपचारों के अधिकार, यानी कौन सा? आर्टिकल 32। कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 32 को क्या कहा था? तो ये संविधान की आत्मा कहा था। ध्यान रखिएगा, अगर अम्बेडकर जी की बात आए तो आप किसको कहेंगे? तो आर्टिकल 32 को। अगर इसकी बात आए तो आप किसको कहेंगे? उद्देशिका को। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ऐसा कब कहा गया था? ये कहा गया था आपका बेरूबारी ने। बेरूबारी जो केस था उसमें कहा गया था कि संविधान क्या नहीं है? उद्देशिका क्या नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, कब आया था? देखिए कई बार क्रोनोलॉजी में इनके इन सब लोगों के जो डेट है ना, ये पूछ लिए जाते हैं। तो बेरूबारी केस कब आया था? तो 1960 का। बेरूबारी कब का है? 1960 का था। किसका था? 1960 का। ठीक है, अब ऐसे ही केशवानंद भारती कब आया था? तो ये आया था आपका ये आया था 1973 में। कब आया था? 1973 में केशवानंद भारती। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा था? तो ये था आपका 1960 में आया था। ठीक है, इसके बाद आया था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह आपका जो मामला आया था वो आया था 1965 में। याद रखिएगा, ये कई बार इनकी जो क्रोनोलॉजी है उसको लगाने के लिए भी दे देते हैं। गोलकनाथ कब आया था? तो ये आया था 1967 में। कब आया था? 1967। जो बेरूबारी केस था 1960 में था। सज्जन सिंह 1965 में, 1967 में गोलकनाथ, और केशवानंद भारती आपको पता है तो ये कब आया था? 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कहा था? ये आपका भाग नहीं है, उद्देशिका का भाग नहीं है। लेकिन सेम केस में क्या कहा गया था? सेम केस में जब आपका केशवानंद भारती मामला जब आया था, केशवानंद भारती बनाम आपका केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जब मामला आया था, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को क्या किया था? पलट दिया था। और क्या कहा था कि जो उद्देशिका है, क्या है? आपका जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। उद्देशिका किसका भाग है? तो उद्देशिका आपका संविधान का भाग है। ठीक है, किसमें पलटा गया था? इसमें। और कमाल की बात है कि इन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो आपका जो ये मामला था, ये कौन सा सॉरी केशवानंद भारती मामला जो था, बेसिक स्ट्रक्चर का मामला था, इसमें ये जो केशवानंद भारती क्या इस केस को हार गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में क्या होता है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किसमें कहा था? तो ये कहा था आपका केशवानंद एक सेकेंड, देखिए तो इसमें जो कहा गया था, इसमें हमारा ये था आपका सी, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसमें आप जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो
उद्देशिका है, संविधान का भाग है। सेम आपका 1973 में जो केशवानंद भारती मामला आया था, केशवानंद भारती मामले में भी इन्होंने क्या कहा था, उद्देशिका संविधान का भाग है। बेरूबारी जब आया था तो उसमें क्या बोला गया था कि संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो किसमें किया था? तो मौलिक संरचना का भाग आया था 1973 यानी कि केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो किसमें की गई है? तो ये की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय की। किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना आप कहते हैं ना कि आप प्रस्तावना पूरा एक, हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट बनता है हमारा, जो उसमें हम क्या करते हैं, पूरा जो सारांश जो होता है एक तरीके से, तो पूरी संविधान का सारांश किस से पता चल जाता है? आपका प्रस्तावना से। तो मूल अधिकार के बारे में भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे, सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के बारे में भी इसमें अध्याय है। ठीक है, किसमें? उद्देशिका में। ठीक है, प्रियम्बल में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन करता है? उद्देशिका। कौन सा? प्रस्तावना यानी कि। ठीक है, प्रस्तावना का प्रियम्बल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो हाँ 16, सॉरी। संविधान के दिए गए आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है। तो कौन कौन सा न्यायालय में लागू नहीं होता है, देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। संविधान के दिए गया आमुख यानी कौन कौन सी बातें संविधान की हमारी यानी कि उद्देशिका में दिया गया है। देखिए, पहला क्या है आपके, न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं होता। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। बिल्कुल सही बात है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि इसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता रखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायक करता है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। देखते हैं किसमें। अच्छा, 1 2 3 4 किसी में भी नहीं है, तो आप इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा वैसे तो सारे, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन ठीक ही नहीं है। इसमें 1 2 3 4 सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। सॉरी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको सही बताना है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। ठीक है, ये तो गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा आपको पता है कि SC ST और बहुत सारी जो हमारी अलग अलग जो कुरीतियाँ थी, बहुत सारी विद्यमान थी। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। समाज में बहुत सारे ऐसे शोषण चल रहे थे जो जाति को लेकर फैले हुए थे। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद, एक सेकेंड, तो जो हमारा आर्टिकल है, अब हम जो मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं, तो मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल आपको कितना है, 14 से लेके आर्टिकल क्या है, एक मिनट, जो आर्टिकल आपको कौन सा है, आपका 14 से लेके 18 के बीच में किसकी बात की गई है? तो समानता की बात की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इसी में आप कौन सा है, तो शासन प्रणाली क्या दे रखा है? तो शासन के बारे में, अब किस तरीके से शासन चलता है हमारे देश का, इसके बारे में हम, ये नया टॉपिक है तो देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो कौन सा है? तो संप्रभुत्व। क्या है? संप्रभुत्व आपका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संप्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि अब जो भारत है ना, वो किसी के अधीन काम नहीं कर रहा है, यानी कि भारत किसी का अधीन नहीं है। वो अपने कोई से भी निर्णय खुद ही ले सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के निर्णय को खुद ही ले सकता है, ये मतलब होता है। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। हाँ बिल्कुल है। राष्ट्र जो मंडल थे ना, जितने भी जो इंग्लैंड के जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, जिन्होंने जिन देशों को गुलाम बनाया था,
वही देश बाद में क्या हुआ, बाद में राष्ट्रमंडल के रूप में जुड़ गए हैं, सदस्यों के रूप में जुड़ गए हैं। तो भारत की खुद की मर्जी है कि इस जो ये मंडल है उससे कभी भी अलग हो सकता है, ये इसके अधीन नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है, सेकंड देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुत्व कम हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत इस मंडल के कोई अधीन नहीं है, फिर अंग्रेजों के अधीन नहीं है। ये अपनी मर्जी से, अपनी सद्भावना से इनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब चाहें ये इनसे अलग हो सकते हैं, इनके अधीन नहीं है। ठीक है, अपने निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। क्या हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किस प्रकार की गई है? तो ये है संसदात्मक प्रणाली है। किसमें? संसदात्मक प्रणाली है हमारे भारत में। ठीक है, और इसमें दो प्रणाली होती है। कौन कौन सी प्रणाली होती है? तो ये होती है हमारी शासन प्रणाली है, दो तरीके की होती है। कौन सी पद्धति होती है? एक होती है संसदात्मक और दूसरा होती है अध्यात्मक। ठीक है, तो ब्रिटेन में, कि भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक, और जो अब हमारे यहाँ कौन सा है? तो हमारे यहाँ संसदात्मक प्रणाली है। नेक्स्ट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी कि विधायिका का किसका निर्णय होता है? विधायिका पे आपका कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो किस में की गई थी? तो ये की गई थी यूके, ब्रिटेन में। उसी का हमने अनुसरण करते हुए भारत में ये प्रणाली अपनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, देख लेते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य बिल्कुल है, संघ नीति है यहाँ पर, और संसदीय पद्धति का भी अनुसरण करता है, पर राष्ट्रपति पद्धति नहीं है। राष्ट्रपति पद्धति कहाँ है? तो यूएस में है। कहाँ पर है आपका राष्ट्रपति पद्धति? आपका कहाँ पे अपनाई गई है? यूएस में। ठीक है, हमारे इंडिया में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संघ नीति है और संसदीय पद्धति है, बट ये है राष्ट्रपति पद्धति नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये किसमें होती है? सारी की सारी किसमें निहित हो जाती है? वो होती है राष्ट्रपति में। किसमें होती है? तो सारी की सारी शक्ति आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर था हमारा ऑप्शन ए। कहाँ गया? ये रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो कौन कौन से लक्षण है? मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। देखिए, एकीकृत नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में कौन सा है? तो अलग अलग स्तर पे शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसमें किया गया? विभेदीकरण किया गया है, शक्तियों का आपका विभाजन किया गया है। कौन से? तो आपका ग्राम स्तर पर, ठीक है, उसके बाद हमारे राज्य स्तर पर, और उसके बाद हमारा क्या है, बाकी देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने कर रखा है, ग्राम स्तर पर यानी पंचायत के रूप में, जिला पंचायत के रूप में राज्यों को दे रखा है। इन सारी चीजों को हमने अपनी शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, तो आंसर हो जाएगा बी, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 8। कौन सा है? तो ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है। भारत एक प्रभु संपन्न सत्ता संपन्न राज्य है, प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, तो ये बिल्कुल ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक साम्राज्य है, बिल्कुल ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा। नीति के निर्देशक तत्वों में आपको पता है, नीति निर्देशक तत्वों में सारी चीजें दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय राजतंत्र में विशेषता नहीं है, क्या बताना है? देखिए, एक संविधान संगत सरकार। आपको पता है केंद्र क्या है हमारा? जो केंद्र है हमारा मजबूत है। बूथ में आपातकाल के टाइम पे, जब आपातकाल लगता है ना, यानी कि कौन सा, 352, जब भी हमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या होता है, सारी शक्तियां किस में निहित हो जाती हैं? तो केंद्र में
निहित हो जाती हैं, तो इसलिए हमारा पहला ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन किया जाता है, लेकिन सत्तावादी सरकार नहीं है, किसी एक की सत्ता नहीं चलती रहती। हमारे यहाँ 5 साल में क्या होता है, चुनाव होते हैं और जो भी जीत कर आता है वो क्या कहते हैं, जो भी जीत के आता है बहुमत जिसको मिलता है वो उसकी सरकार बनती है। जैसे अभी कौन सी हुई थी, तो 18वीं लोकसभा बनी है ना। कौन सा चुनाव हुआ था, 18वीं नंबर का। तो केंद्र सरकार, क्वेश्चन नंबर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कौन सा, भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, और किससे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के संविधान से केंद्र और राज्य को अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 11। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अभी कथन दे रखा है और दे रखा है आपका रीजन, यानी असर्शन और रीजन दे रखा है। ये जो है इसका रीजन, अगर ये पहला वाला हुआ है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं, जो पहला वाला है उसका रीजन उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये रीजन कैसे आ रहा है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल ठीक है। इसका रीजन क्या है, भारत का अपना एक संविधान है, तो इसका रीजन क्या है, भारत का एक अपना संविधान है। तो देखिए, इसका ये रीजन तो नहीं है, बहुत सारे रीजन है, आपको खुद भी पता है ये बात कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल ठीक है। असर्शन, भारत और का एक अपना संविधान है, ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन क्या ये आपका जो है असर्शन होता है, इसका रीजन ये है तो भारत का अपना संविधान है इसलिए वो लोकतांत्रिक है, नहीं नहीं, एक बिल्कुल गलत है। तो इसका रीजन ये नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा आपका तो इसका रीजन ये नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, देखिए, भारत में लोकतांत्रिक कैसे होते हैं, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो भी जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है, क्या है, जो जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार है वो प्रतिनिधित्व करती है जनता का, ठीक है, वो निर्णय लेती है। तो इसमें क्या है, और इसका जो हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये उद्देशिका से मिलता है। कहाँ से, उद्देशिका से, जिसमें कि आपने अगर देखिए उद्देशिका को ना एक बार देश का जो है एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि हर जगह काम आएगा ये, ठीक है। लर्न कर लीजिए बाय हार्ट, बिल्कुल एकदम दिल से एक एक लाइन को याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ये सारा क्या दिखाता है कि हम लोग क्या है, लोकतांत्रिक है। वो तो आपका दोनों ठीक है, लेकिन रीजन उसका ठीक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो भारतीय संविधान का दर्शन एक कल्याणकारी है, ऑब्वियस पता है। राजनीतिक समानता आपको पता है, समाजवादी भी है, पर साम्यवादी नहीं है। साम्यवादी हमारे भारत में जो सरकार है वो साम्यवादी नहीं है। तो देखिए आपको क्या किया गया है, हमारे जो संविधान में किया गया है, कल्याणकारी, समाजवादी, राजनीतिक समानता, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य आत्मसात किया गया है, पर साम्यवादी का हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप क्या है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दे रखा है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल ये गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं ऐसा नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भारत में जो निर्णय लिए जाते हैं, कौन, देखिए जो भारत बेसिकली, देखिए एक सेकंड, जो भारत, क्योंकि देखिए जो इस वाले में हमारा क्या है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसमें क्या है, जो मूलतः शक्ति होती है ना, जो शक्ति होती है मूलतः वो किसमें निहित होती है, तो वो जनता में निहित होती है। किसमें, जनता में निहित होती है, इसलिए हमारा क्या है ये। और इसमें जो हमारा, क्योंकि आपको पता है संसद में क्या करते हैं, जो संसद में निर्णय लिए जाते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए जो नेता लोग होते हैं, यानी कि प्रतिनिधित्व जो शासन कर रहा होता है उनके द्वारा लिए जाता है। तो ये कौन सा है, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है, तो
देखिए पहला नहीं है संसदात्मक सरकार, पता है। स्वतंत्रता, अब स्वतंत्र नगर पालिका है, आपको पता है कि किसी 3 लेवल पे जो हमारी होती हैं, यानी कि आपका एक सेकेंड, त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर आपका होता है लोअर कोर्ट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अध्यात्मक नहीं है, अध्यात्मक नहीं है क्योंकि ये कहाँ पे है, यूएसए में है। कहाँ पर है ये, यूएसए में लगा हुआ है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक, आपका संघात्मक सरकार है, ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो कौन सा है, एकल कार्यपालिका। इसमें क्या होता है, एकल कार्यपालिका होती है, ठीक है। सारी की सारी शक्ति किसमें होती है, तो ये सत्ता आपका केंद्रित होती है, सत्ता केंद्रित ही सारी शक्तियां इसमें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? तो इसमें जो है कार्यकारिणी का एक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो देखिए इसका विशेषता बताया नहीं, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। हमें क्या बताना है, सारी की सारी तो सही है। हाँ एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत पड़ गई मैं। देखिए तो हमें बताना है इसकी विशेषता। कार्यकारिणी का एक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जैसे कि यूएस में आपको पता है सारे के सारे निर्णय कौन लेता है, राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। देखिए यूएस में क्या होता है ना, यूएस में अगर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, अभी कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। डोनाल्ड ट्रंप अगर जिसको भी चाहे, अगर वो रोड पे कोई व्यक्ति बैठा है, अगर कोई सपोज ये रोड पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसको भी चाहे तो अपना मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, चुन के जाते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सारे, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर 1 2 3 आपका डी, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? देखिए गणतंत्र का अर्थ होता है कि सभी, पढ़ लेते हैं, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है। तो ये तो होता है ना। लेकिन इससे पूछा गणतंत्र का अर्थ, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भाई गलत है ये तो। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो देखिए ये हो जाता है। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो शासन होता है वो कोई वंशानुगत नहीं है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये राजा है और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, गणतंत्र का अर्थ है। बल्कि आपका चुनी हुई सरकार है, जो भी जीत के जाएगा वो राजा बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा सी, ठीक है, सॉरी। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। आपको पता है ना कि ब्रिटेन में अभी कितने साल बाद, 72 ईयर्स बाद जब वहाँ की महारानी मरी, तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनके बेटे को क्राउन मिला था, है ना। तो वहाँ पे ऐसा होता है, पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। संविधान, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कठोर है, नहीं सिर्फ कठोर नहीं है, लचीला है। इन दोनों का मिश्रण है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है। असत कठोर और असत लचीला है। तो हाँ, हमारा भारत क्या है, असत कठोर और असत लचीला है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। पूरी तरीके से ये कठोर नहीं है और ना ही पूरी तरीके से नम्य है, ठीक है। दोनों कठोर और नम्य का मिश्रण है। इसमें क्या है, हमें, क्योंकि इसमें हम आवश्यकता के अनुसार कभी भी इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल के माध्यम से? तो ये 368 के आर्टिकल जो है उसके माध्यम से कर सकते हैं। कितना बहुमत होना चाहिए? तो 2/3। कितना होना चाहिए? तो संविधान में जब भी कोई बात, कुछ भी आपका जब चेंज करना हो तो क्या है, अनुच्छेद हमारा 368 के द्वारा किया जा सकता है। और इसमें कितनी हमारी मेजोरिटी होनी चाहिए? तो 2/3 आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए कौन सा है, देख लेते हैं एक बार। सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं, ये क्या है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा हमारे यहाँ है, क्योंकि हम क्या करते हैं, न्याय की, अब जो हमारे यहाँ जो जबकि क्या है, ब्रिटेन का जो, आपको पता है ब्रिटेन का जो क्या कहते हैं, संविधान अलिखित है, यानी कि उनका क्या है, लिखित नहीं है, ठीक है। तो इस, जबकि हमारा जो भारत का संविधान क्या है, लिखित है। और शक्ति जो है इसकी किसमें, किसकी सीमा से सीमांत होती हैं? तो ये होते हैं शक्ति एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जब जिनकी न्याय समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा
की जा सकती है। यानी अगर आप कुछ ऐसा कानून बनाते हैं, संसद में कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो जनता के हित में नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आपका हस्तक्षेप कर सकता है। भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द यूनियन ऑफ इंडिया। ये आरओ में आया हुआ था, भारत संघ। द यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत संघ। देखिए क्वेश्चन नंबर, असर्शन और रीजन बताना है, तो आप देखना है इसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ठीक है, ये तो बिल्कुल क्या है आपका, बिल्कुल सही है। उनके एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो ये भी ठीक है, बट ये तो इसका कोई लॉजिक लग रहा है क्या? तो कोई इसमें लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। देखिए तो एक सेकेंड, ये दोनों कथन ठीक है, अपने आप में ठीक है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। भारत जो भारतीय संविधान इस संघ प्रणाली का प्रावधान करता है, तो ये आपको पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान में क्या है, एक सेकेंड, संविधान में क्या कर रखा है, तो संघ प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? संघ आपकी प्रणाली है। लेकिन इसमें क्या है, शक्ति और केंद्र में क्या, लेकिन स्पष्ट, यानी कि केंद्र जो है आपका, केंद्र और जो राज्य है, राज्यों में क्या है, स्पष्ट आपका क्या दे रखा है, तो स्पष्ट आपका शक्तियों का विभाजन कर रखा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि क्या बनाता है, केंद्र को बहुत शक्तिशाली बना देता है। तो आपका हो जाएगा 1 2 3, 1 और 2 दोनों ही सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये सही है। भारत एक संघ राज्य नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गलत हो गया, तो हमारा ए सही है, लेकिन रीजन गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघ लक्षण नहीं है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल है ये तो। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये है। एक हरी नागरिकता, तो ये कोई प्रावधान नहीं है इसका, ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन कीजिए। तो हमें क्या बताना है, देखते हैं, सही का चयन करना है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, बिल्कुल ठीक है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। और उसके बाद क्या बता रखा है, तो ये है हमारा, एक सेकेंड, दोनों संघ एवं राज्य विधायिका प्रभु संपन्न नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उनकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, नहीं, ऐसा विधायिका तो नहीं, आपको पता ही है, विधायिका जो न्याय शक्ति है, न्याय शक्ति आपका विभाजित नहीं है, पता है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड उसके बाद लोअर कोर्ट, लेकिन ये विभाजित नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि क्या होता है, कौन से रीट वगैरह जारी जो करते हैं वो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 सिर्फ आंसर होगा, तो कौन सा हो जाएगा, बी। 1 2 इसका आंसर है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए व्यक्ति को दिए गए हैं, तो देखिए असर्शन और रीजन दोबारा दे रखा है, क्या है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। हाँ, ये भी बात बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि देखिए अगर एक दल होगा, सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होगा, तो क्या होगा, उसको हमारा जिताना, मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा ना। लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये रीजन तो बिल्कुल ठीक ही है, ठीक है। तो आई थिंक 1 2 3 दोनों ही ठीक होगा, रीजन और असर्शन बिल्कुल सही होगा, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ ठीक है, ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, रीजन और असर्शन दे रखा है, देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड देख लेते हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यकुशलता जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली तत्व समाहित है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ए बी की क्या कहता है, ए जो है, ए बी दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, 2020 में ही पूछा गया था यह, तो
भारतीय संविधान में बृहत होने का कारण, तो भारत का संविधान आपको पता है बहुत लंबा है, यानी कि बहुत लंबा और चौड़ा बनाया गया, बहुत भारी भरकम बनाया गया है। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा था आपको भी पता है, तो इसमें 2 साल 11 मंथ और 18 दिन का समय लग गया था। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और इसको जब बना रहे थे तो कितना हमने कम से कम जो 60 यानी कि 60 जो कंट्री है उसका अध्ययन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्यों बना था ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, हमारे देश में हर तरीके की विविधता पाई जाती है, तो सबका ख्याल रखते हुए यानी सबके अकॉर्डिंग बिल्कुल सामंजस्य बैठाने में हमारा जो ये था संविधान भारी भरकम बन गया। ठीक है, तो देख लेते हैं रीजन, इसका एक रीजन तो नहीं होगा, तो बाकी देखते हैं। इनमें से अनेक संविधानों के अनुरूप समाविष्टि है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारा देश बहुत ठीक है। अब ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तो बिल्कुल ठीक है। तो चारों को चारों ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसमें सारे के सारे हो जाएंगे ठीक। ठीक है, क्योंकि एक कोई कारण तो नहीं होगा, आपको भी पता है कि कभी भी संविधान जब बनाया गया होगा तो बहुत सारे कारणों पे ध्यान दिया गया होगा। तो आश्वासन और रीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे कि न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो इसमें हमें बताना है कि सही या गलत बताना है, तो क्या हो जाता है इसमें हमारा हो जाता है आपका ए बी, और दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या तो नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो इसको बताना बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है, और इसमें क्या है आपका एकात्मक नहीं है, तो ये बिल्कुल इसकी सही व्याख्या करता है। तो ए बी इज और इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, तो किसने कहा था, ये कहा था आपका, ये अभी आया था पीसीएस में, केसी विहित ने। किसने कहा था, तो केसी विहित ने कहा था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है, तो किसने कहा था, तो ये कहा था केसी विहित ने। देखिए 2 बार रिपीट हो गया इनके, है ना, तो मत याद कर लीजिएगा ये। एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो किसने कहा था, तो ये कहा था आपका भीमराव अंबेडकर जी ने। इंपॉर्टेंट है, कथन भी आ जाते हैं। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये तो ठीक है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान से निहित हो, बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के शासन में नहीं, ये गणतंत्र तो हो ही नहीं सकता ना, आपको पता है। क्राउन वाले जहाँ कहाँ पे, ब्रिटेन में जो है, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा, गलत बताना था, हमारा हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है, तो कौन कौन सी विशेषता समान है देख लेते हैं। कौन सी विशेषता समान है, देखिए, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, ये तो सिर्फ हमारे किसके पास है, समान तो नहीं है ये, क्योंकि वहां तो सिर्फ किसके पास होती है, सारी के साथ राष्ट्रपति के पास। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये भी नहीं है ऐसा, तो ये भी गलत हो गया। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, तो ये ऐसा दोनों के बीच समानता पूछा गया है, तो ये हमारा पॉकेट वीटो हमारे राष्ट्रपति के पास भी है, और क्या कहते हैं, यूएस के राष्ट्रपति के पास है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, कोई विधेयक आया या कोई भी बिल आता है, कोई सा भी बिल जब आता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो वो उस पर कोई निर्णय नहीं देते हैं, और अनंत काल के लिए उनका जब तक मन करेगा तब तक वो अपने उस बिल को उठा के अपने पॉकेट में डाल देते हैं, और दोबारा उसको उनका मन करेगा तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। तो उसे क्या कहते हैं, अनंत काल के लिए, तो उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ये आपका
कॉमन है तो आपका 3 तो है, बाकी देखते हैं एक और बचा है। उस सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, यूएस में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। जिसमें हमारे यहाँ आर्ट कल्चर, एक तो आर्ट का होता है, सोशल साइंस का होता है, और सॉरी सम क्या कहते हैं, सोशल वर्कर, ये सब होते हैं। लेकिन जो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो हमारा सिर्फ 3 ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है तो निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी? तो किसकी कब खिसकी थी? तो ये खिसकी थी आपका 1970 में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और आगे के हम लेक्चर को कवर करेंगे, आगे का जो टॉपिक है उसमें अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूपी पीसीएस जो है उसके पीवाई को कवर कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के पीवाई को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, किसमें, जो कि हमारा 1990 से लेकर के 2024 के PYQs हैं। ठीक है, कितने वर्ष के हैं? तो 30 वर्ष के हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ही फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।